आज के न्यूज़पेपर का ध्यान से। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज आज के न्यूज़पेपर में है, वो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं उसके बारे में। क्या है? बीपी राम जी। बीपी राम जी का फुल फॉर्म कौन बताएगा फिर आपके? जल्दी जल्दी। हाँ जी, हाँ बताओ बताओ। विकसित भारत ग्राम रोजगार आजीविका मिशन। गलत है। और मैं बताओ, और क्या बताओ? बीपी राम जी का फुल फॉर्म जल्दी से। हाँ जी नीतू जी। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। विकसित भारत के बोलो तो सही बताया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, ग्रामीण फॉर रोजगार नहीं, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। फिर ब्रैकेट में ग्रामीण, वो जो बात का चाहिए ना, ब्रैकेट के अंदर ग्रामीण वहां पर, ठीक है। ग्रामीण एकदम लास्ट में, वैसे भी लास्ट में आता है ग्रामीण। तो सरकार ने एक, हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके अंदर क्या चीजें चेंज की जाएंगी, तो बेसिक बेसिक चेंजेस बता सकता है तो? 100 डेज को बढ़ा के 125 डेज की रोजगार गारंटी रखी है। स्टेट का रेशो बढ़ा दिया है, 60-40 कर दिया है। पहले 90-10 था, 75-25 था। किसी अगर कोई चीज खरीदनी है उसको लेकर, और वेजेस को लेकर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है उसके लिए 17-25, और अगर कोई प्रोक्योरमेंट करना है उसके लिए 75-25, और अगर वेजेस देने की बात है तो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के अंदर था। इसके अंदर 60-40 और कोई स्पेशल प्रोविजन किसी स्पेशल स्टेट के लिए? नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए ना, आप लोग भी नहीं बता रहे ऑनलाइन वाले, ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी बता दिया करो जी। नीतू जी, किन स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन? सॉरी सर। अरे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, उनके लिए 90-10 का रेशो है, याद रखेंगे। 90-10 का रेशो है उनके लिए, और बाकी के स्टेट्स के लिए 60 और 40 का। अब सर आपकी वॉइस कम आ रही है। अच्छा, हाँ जी। स्पेसिफिक फंड और लेकिन आप बता दें कि कितना तक आने के बाद फ्री है। एक मिनट इसको कनेक्ट कर दूं, ये कनेक्ट ही नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही। आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है ऑनलाइन सबको? स्टार्टिंग में बता रहे थे आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, क्या पूछ रहे थे आप? कि कोई फंड नहीं, इसमें तो अभी उसके अंदर जो बजट रखा ना इस बार का यूनियन बजट, उसके अंदर जो एलोकेशन किया है, उसके अंदर जो एलोकेशन किया है उस हिसाब से 60 से 70 दिन का रोजगार सरकार दे पाएगी। जो 125 दिन का वादा किया है, क्योंकि ये गारंटी नहीं है, इसके अंदर गारंटी यूज किया है लेकिन गारंटी हटा दी है। पहले क्या था? राइट बेस्ड था, अधिकार पे था, डिमांड बेस्ड था। जहां पर डिमांड है वहां पर सरकार को रोजगार देना पड़ेगा। अब बजट बेस्ड हो गया है, बजट के आधार पर सरकार रोजगार देगी। जितना बजट होगा उतना रोजगार देगी, बजट नहीं होगा सरकार रोजगार नहीं देगी, ठीक है। इसके अंदर ये चेंज कर दिए गए। अब क्या कर दिया गया? पहले डिमांड बेस्ड था, पहले एक तो राइट बेस से क्या कर दिया? बजट बेस्ड। उसके अलावा डिमांड बेस्ड से क्या कर दिया? डिमांड बेस्ड क्या करता था? डिमांड बेस्ड जो था वो जिस गांव में डिमांड है उस गांव में रोजगार दे रहा है। तो जो जिसको रोजगार की जरूरत है, जो रोजगार ढूंढ रहा है, वो रोजगार के लिए पलायन नहीं करेगा, माइग्रेशन नहीं करेगा। तो ये माइग्रेशन को रोकने के लिए थी मनरेगा, ठीक है। अब इसको सप्लाई बेस्ड बना दिया कि जहां पर काम होगा वहां पर तुमको जाना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि इसके अंदर स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी ऐड किए गए जिससे कि लोग सिर्फ गड्ढा खोदते न रह जाए, थोड़ा सा उनके अंदर स्किल भी डेवलप हो, ठीक है। अब वो कितनी अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो पाता है उसके ऊपर सारी बातें। अब इसके अंदर हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी, इसके अंदर सरकार ने प्रावधान किया था कि हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एक फ्लोर वेज डिक्लेयर करेगी, याद है? फ्लोर वेज सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा। अच्छा, वैसे जैसे इसमें जो वो मिलता है, पैसा जो मिलता है रोजगार में, जो रुपया मिलता है,
वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम एक फ्लोर वेज यानी कि मिनिमम वेज तय करेंगे कि उससे नीचे नहीं दे सकते, तो वो तय किया 300 रुपए, ठीक है। 300 रुपए से कम नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहीं पर 400 है, कहीं पर 425, मैक्सिमम 425 450 के आसपास तक है हरियाणा के अंदर शायद सबसे ज्यादा। और इसके अलावा एक सिक्किम के अंदर स्पेशल अलाउंस दिया है जिसके अंदर 400 450 के आसपास उसका वेज पहुंच रहा है, ठीक है। कितना है एग्जैक्टली देख लेते हैं। बाकी सारी चीजें तो आप लोग इतने होशियार हो, आप लोगों ने मुझे खुद ही बता दी। देखो 450 रुपए पहुंच रहा है, सिक्किम का स्पेशल वेज है, बाकी किसी का 409 है, 406 401 ऐसे है, ठीक है। तो इतने रुपए मिलेंगे किसके लिए? मजदूरी के लिए, अनस्किल्ड वर्क के लिए। हालांकि इसके अंदर स्किल को भी ऐड किया गया है, ये पॉइंट जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग सारी सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि सेंटर का स्टेट का क्या डिबेट है। स्टेट क्या कह रहा है? स्टेट कह रहा है कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया, फिस्कल बर्डन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो हमारा खर्चा मनरेगा में होता था, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मनरेगा में कोई खर्चा नहीं कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए 25% दे रहे थे स्टेट, और उसके अलावा प्रोक्योरमेंट के लिए 25% दे रहे थे स्टेट। तो 25-25% दो जगह देता, हालांकि सैलरी के लिए उसको नहीं देना पड़ रहा था, लेकिन वो जो खर्चा मनरेगा के अंदर हो रहा था उस खर्चे का 6 गुना खर्चा लगभग करना पड़ेगा, एस्टिमेट है कि लगभग 6 गुना खर्चा किसको करना पड़ेगा? स्टेट्स को करना पड़ेगा। इसके अंदर डेटा भी है, देख सकते हैं एग्जैक्ट डेटा। नीचे होगा, हाँ ये देखो, ये रहा कि अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस स्टेट्स एक्सपेंडिचर में इंक्रीज फ्रॉम 7,700 करोड़ 7700 करोड़ से, जो कि 2024-25 में हुआ, 2026-27 में बढ़ के 51,000 करोड़ हो जाएगा, 51,000 करोड़। तो ये लगभग 6 गुना खर्चा स्टेट के ऊपर बर्डन बन के आएगा। तो स्टेट का ये आर्गुमेंट है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा फिस्कल बर्डन लेना चाहिए, क्योंकि सारा टैक्सेस तो वही कलेक्ट कर रहे हैं मोस्टली, है ना। रेवेन्यू के ज्यादातर सोर्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है रेवेन्यू जनरेशन के, चाहे वो कंपनीज के थ्रू हो, चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो, पेनल्टीज के थ्रू हो, ठीक है ना। बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, तो इन सब में जहां भी पैसा बनता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती है। फिर उसके बाद देखो, उसको हम लोग ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि कई बार डिस्कस हो चुका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसको कम डिस्कस किया ये मत समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। वीबी जी राम जी हर एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो एक है अ यूनिफाइड पॉलिसी आर्किटेक्चर फॉर इंडियाज एनर्जी फ्यूचर। तो इंडिया के एनर्जी फ्यूचर के बारे में ये कह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोल से 43% एनर्जी लेते हैं, हम लोगों ने 50% अपनी कैपेबिलिटी भी बना ली कि हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी को क्रिएट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो टारगेट हमारा 2030 का था हमने 2025 में अचीव कर लिया। लेकिन डोमेस्टिक एनर्जी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन डिमांड भी तो बढ़ रही है। जैसे जैसे देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, देश के अंदर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, एनर्जी नीड्स भी बढ़ेंगी, इंडस्ट्री की भी बढ़ेंगी और हाउस होल्ड की भी बढ़ेंगी, है ना। हम लोग भी अलग अलग अप्लायंसेस लाएंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी खुलेंगी आसपास। तो एनर्जी नीड जैसे जैसे बढ़ेगी, उसके लिए ये कह रहे हैं कि कोई एक उसके लिए एक ये है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया है यूनिफाइड नेशनल एनर्जी फ्रेमवर्क। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमें ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से नहीं देखनी, जैसे हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं। कैटेगराइज कैसे कर देते हैं कि कोल एनर्जी, उसके साथ में फिर रिन्यूएबल में हम लोग जोड़ लेते हैं सोलर, विंड, है ना, न्यूक्लियर। उसके अलावा हम लोग फिर अलग से देखते हैं हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन को हमें अलग से नहीं देखना है। सीसीएसयू यूनिट, सीसीयूएस यूनिट्स जो है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन यूनिट्स जो है, ठीक है, स्टोरेज, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसके बारे में आइडिया है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं पता हो? सीसीयूएस यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी इसके ऊपर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजट के अंदर रिसर्च के लिए बहुत सारा लगभग 2,000 करोड़ रुपए निकाला है, ठीक है। तो ये होता क्या है बेसिकली, जैसे एक फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का फर्नेस होता है, उसके अंदर से धुआं निकलते रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं हाईवे पे जाते होंगे तो दूर से दिखाई देता है कि एक बहुत बड़ा फर्नेस है, उसके अंदर से बहुत सारा धुआं निकल रहा है जो आसमान में बादलों की तरह घूम रहा है। अब उसके ऊपर एक चिमनी। चिमनी, एग्जैक्टली,
ठीक है, हिंदी में चिमनी। ठीक है, उसके ऊपर एक इक्विपमेंट लगा देंगे। वो इक्विपमेंट क्या करेगा? वो इक्विपमेंट वहां से उत्सर्जित होने वाली यानी कि एमिट होने वाली जितनी भी कार्बन है उसको क्या करेगा? कैप्चर कर लेगा। क्या नाम है इसका? कार्बन कैप्चर। फिर क्या करेगा? स्टोर और यूटिलाइज। इस कार्बन को कहां लेके जाएगा? अंडरग्राउंड स्टोरेज। या फिर इससे प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं, जैसे ब्रिक्स बनती हैं कार्बन की। ठीक है, कार्बन की ब्रिक्स बनती हैं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं कार्बन से। जितने भी आप लोग प्लास्टिक प्लास्टिक के आइटम्स देखते हैं वो सारे आइटम्स बन सकते हैं कार्बन से। ठीक है, तो इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। कार्बन क्या हो गया? कार्बन लॉक हो गया। कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं हुआ। दिक्कत तो एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से है ना, तो यहां पर क्या हुआ? कार्बन लॉक हो गया। तो इन सब चीजों को हमें क्या करना पड़ेगा? होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग नहीं देख सकते हम। अलग अलग देखेंगे तो क्या होगा कि हम अलग अलग काम करते रह जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सीसीयूएस प्लांट। आपने मैंने आपको जब आपने क्लास करनी स्टार्ट की थी तब मैंने आपको बोला था कि एक बजट की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, वो आपने नहीं देखी शायद। वो आप लोग देख लो जरूर से। उसके अंदर जितनी भी योजनाएं है ना, वो सारी की सारी आजकल जितनी भी न्यूज़पेपर में योजनाएं आती हैं वो सब उसके अंदर डिस्कस की हुई हैं। 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी मुश्किल से, है ना? तो वो देख लो, उसके अंदर से नोट्स बना लो। नोट्स कहोगे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो देखने के बाद बोलोगे या देखने से पहले भी बोलोगे कि मेरे सब नोट्स शेयर कर दो, तो मैं उसके नोट्स जो पीडीएफ है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप पढ़ भी सकते हो सारी चीजें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वही सारी योजनाएं पूरे साल अखबारों में रहती हैं, वही सारी योजनाएं आपके एग्जाम में आती है। ठीक है, फिर कुछ कुछ नई योजनाएं लॉन्च होती रहती हैं, वो अखबार में आती रहती है। ठीक है, जैसे अब ये है, ये नई चीज है। ठीक है, ये क्या है? यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इन सब चीजों को हमें इंटीग्रेट करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बैकग्राउंड तो सब लोगों को मालूम ही है। अच्छा, ये कहां पर आ गए? अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या है इसका कि अभी जैसे सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं चला रखी है इसके लिए। जैसे पीएम उज्ज्वला योजना है एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, पीएम कुसुम योजना है। तमाम इस तरह की 10-15 योजनाएं हैं। ठीक है, उनको आज हम पढ़ के जाएंगे सारी योजनाओं को। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या टारगेट क्या है रिन्यूएबल एनर्जी को लेके? कैपेसिटी इंक्रीज। अभी तक हमने क्या किया है कि 2015 में हमारी रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी थी 40 गीगावाट। 2025 में हमने इसको बढ़ा के 260 गीगावाट कर लिया है। और हमारा टारगेट है कि हम एनर्जी सेल्फ रिलायंट बन जाएंगे बाय 2047, यानी कि विकसित भारत 2047 का जो विजन है उसी के साथ एनर्जी सेल्फ रिलायंस का भी विजन है। ठीक है, इसके अलावा नेट जीरो एमिशन बाय 2070 हमारा एनडीसी है ना, नेशनली डिक्लेयर्ड कंट्रीब्यूशन, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमने करा हुआ है। कहने की क्यों चाहिए हमको यूनिफाइड पॉलिसी? सबको एक साथ देखना जरूरी क्यों है पॉलिसी बनाने के लिए? क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि एनर्जी डिमांड्स बढ़ रही हैं, हम लोग गैस और ये सारी चीजें जो है इंपोर्ट करते हैं, है ना? अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप आज ट्रांजिशन कर दो, आज बोल दो कि कोल से एनर्जी बनाना बंद कर देंगे हम, तो आधे से ज्यादा जनता हमारी एनर्जी खरीद ही नहीं पाएगी। ठीक है, क्योंकि आधी से ज्यादा जनता तो बहुत गरीब है। 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज मिलता है अंत्योदय योजना में। ठीक है, गरीब अंत्योदय योजना। ठीक है, उसके अंदर क्या मिलता है? 5 किलो अनाज। तो जब इतने गरीब हैं हम लोग कि हम लोग अनाज भी सब्सिडी के भरोसे अनाज के लिए भी सरकार पर आश्रित हैं, तो जब हमारी डिमांड बढ़ेगी, और हमने ग्रीन ट्रांजिशन कर दिया साहब एकदम से। हमने कहा कि हम कोल यूज करना बंद कर देंगे, हम किससे ग्रीन एनर्जी बनाएंगे, सोलर से बनाएंगे, विंड से बनाएंगे, हाइड्रो पावर लेंगे, न्यूक्लियर पावर लेंगे, तो ये कुछ बहुत महंगी पड़ेंगी, है ना? ये महंगी पड़ेंगी। स्टार्टिंग में इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो महंगा पड़ता है। तो ये फेज वाइज ही क्या किया जा सकता है, इसको खत्म किया जा सकता है। अभी हमारी एनर्जी डिपेंडेंसी कोल के ऊपर है। अभी भी इतनी सारी योजनाओं के बाद और इतने सारे सोलर प्लांट्स लगने के बाद, इतने सारे लोगों के घरों के ऊपर सोलर पैनल लगने के बाद, अभी भी हम 43% एनर्जी कोल से ले रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा कम हो जाए डेटा, जो नया डेटा आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है ना? तो अभी जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 43% हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, कैपेसिटी हमारी 50% इससे लेने की है, लेकिन उसके अंदर क्या दिक्कत है?
ग्रिड नहीं है, स्टोरेज नहीं है। तो स्टोरेज को भी हमको इसी के साथ देखना पड़ेगा, ग्रिड को भी हमको इसी के साथ देखना पड़ेगा। इनको अलग अलग देखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला 4 पिलर है, इस आर्टिकल के अंदर इन्होंने बोला कि 4 पिलर हैं जिन पे आधारित है हमारी पूरी की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, जैसे मेंस में जो जुडिशरी का मेंस देंगे उनके सामने आ सकता है, या कोई सा भी आप लोग आंसर लिख रहे हैं कहीं पे, तो उसके अंदर जैसे 4 पिलर ऑफ प्रपोज्ड एनर्जी, ये एनर्जी फ्रेमवर्क के 4 पिलर हैं। इन्हीं को आप एनर्जी सिक्योरिटी के तौर पे भी लिख सकते हैं। यही 4 पिलर, यही 4 पॉइंट्स आपको एनर्जी सिक्योरिटी डिफाइन करते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी होती क्या है। तो सबसे पहले एनर्जी सिक्योरिटी क्या है? एडिक्वेसी, ensuring reliable and diversified energy supply। रिलायबल एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि वो आज बंद हो जाए, है ना, कि किसी किसी कारणवश हमको आज ही कि हम फॉरेन पे डिपेंडेंट है साहब, कि हम ऑयल से बना रहे हैं, हम नेचुरल गैस से बना रहे हैं बिजली, तो उसके लिए हम किसके ऊपर, वेस्ट एशिया के ऊपर, रशिया के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो रिलायबल भी होनी चाहिए जिससे वो कभी भी बंद ना हो जाए। ठीक है, दूसरा डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ कोल से बनाते चले जाएं, सिर्फ कोल से भी नहीं बना सकते, एनवायरनमेंट का बहुत नुकसान हो जाएगा। तो डाइवर्सिफाइड भी होनी चाहिए, उसमें हम न्यूक्लियर भी थोड़ा सा लें, उसमें हम थोड़ा सा विंड पावर भी लें, उसमें थोड़ा सा हम सोलर पावर भी लें, बायोगैस भी लें, तो ये सारी चीजें भी लें, तब जाके क्या होगा, ग्रीन हाइड्रोजन भी लें। ठीक है, तो तब जाके क्या होगा, हमारी एनर्जी रिलायबल हो पाएगी। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहे हैं, एक्सेस होना चाहिए। एक्सेस क्या मतलब, ऐसा ना हो कि केवल शहरों तक ही एक्सेस हो और गांवों में एक्सेस ना हो पाए, केवल इंडस्ट्रीज को ही एक्सेस मिले, लेकिन गांव में 8 घंटे बिजली कटे और शहरों में 24 घंटे बिजली आए, ऐसा ना हो। सब जगह एक्सेसिबल होनी चाहिए। एक्सेसिबल का मतलब ये नहीं है कि केवल कनेक्शन लग जाना, कनेक्शन लग जाने से एक्सेसिबिलिटी नहीं है। उसका क्या है, उसका उसकी एक्सेसिबिलिटी फिजिकली भी होनी चाहिए उसके पास, तो उसके लिए डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा एनर्जी सॉल्यूशंस को। यहाँ पर इस आर्टिकल में क्या कहना, बाहर जाके तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर आपको सबके लिए एक्सेसिबल बनाना है तो आपको एनर्जी नीड्स ही नहीं, एनर्जी के सॉल्यूशंस भी डिसेंट्रलाइज करने पड़ेंगे। यानी कि डिसेंट्रलाइज एनर्जी सॉल्यूशंस, यानी कि सब, हाँ, क्योंकि सरकार को फायदा तो शहरों से ही मिल रहा है ना, जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो सिटीज से ज्यादा हो रहा है। बिल की बात नहीं है, बाकी उस एनर्जी को यूज करके जो रेवेन्यू जनरेट हम लोग कर रहे हैं वो शहरों से ज्यादा हो रहा है। भले ही आज भी जो मेजर पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन एग्रीकल्चर का मात्र 14-15% ही कंट्रीब्यूशन है जीडीपी के अंदर। ठीक है, तो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन कम होने की वजह से, और वहां पे सबसे बड़ी बात है कि एक्सेसिबिलिटी अभी बनी है। दूर दराज के गांव में बहुत सारे ऐसे गांव हैं कि वहां पर कनेक्शन ही नहीं थे, तो कनेक्शन भी अभी लगभग हम लोग नियर यूनिवर्सल कनेक्शन है। अभी भी पूरा 100% कनेक्शन नहीं है, सब घरों में नहीं है, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनमें कनेक्शन नहीं है आज भी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां सड़क ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी जगह भी है। तो इसलिए भी क्या है कि अभी तो हम लोगों की जो एनर्जी नीड्स हैं, हम लोगों को सबसे पहले फुलफिल करनी है इंडस्ट्रीज की, उसके बाद अर्बन हाउसेज की, फिर रूरल हाउसेज पे आएंगे। ठीक है, तो एनर्जी नीड्स फुलफिलमेंट जो है वो समय के साथ पूरा होगा। कैसे, जब हम लोग क्या करेंगे, अपना एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। ठीक है, तो एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है ना, अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, महंगी ना हो जाए बहुत ज्यादा। इसके ऊपर हम लोग बात कर ही चुके हैं कि अगर हम लोग एकदम से ग्रीन ट्रांजिशन कर देंगे एनर्जी के अंदर तो क्या होगा, महंगी हो जाएगी। ग्रीन एनर्जी शुड नॉट बिकम सो कॉस्टली दैट पुअर हाउस होल्ड एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज सफर। छोटे हाउस होल्ड जो है, गरीब लोग जो है, वो सफर ना करें, इसलिए थोड़ा सस्ती एनर्जी भी हमको बनानी पड़ेगी। ठीक है, एप्रोप्रिएट, सस्टेनेबल। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रीजनल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होने चाहिए। रीजनल स्पेसिफिक सॉल्यूशंस कैसे, हर जगह की ज्योग्राफी अलग है।
कहीं पे हो सकता है कि आपको झरना मिल जाए, तो वहां पे आप हाइड्रो पावर बना सको इजीली। कहीं पे हो सकता है कि आपको बायोगैस प्लांट बनाने के लिए इजी वो मिल जाए, काउ डंग्स और वेस्ट, और इजी वहां पर बन जाए। तो हर जगह के सॉल्यूशंस अलग अलग हो सकते हैं एनर्जी नीड्स को लेके। तो क्या करना पड़ेगा, रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, यानी कि क्या कह रहे हैं, नो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल। कोई भी एक सॉल्यूशन सारी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है। तो सभी, जैसे आप लोग देखोगे सोनम वांगचुक आजकल बेचारे वो अनशन पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने वहां पे सेकमॉल बनाया स्कूल, और वहां पे वहां पे क्योंकि सनलाइट बहुत अच्छी आती है लद्दाख के अंदर, तो उन्होंने सोलर से अपना वहां पे पूरा जो उनका स्कूल है सोलर पावर से चलता है, बाहर से वो एनर्जी लेते ही नहीं है। ठीक है, तो वो एक मॉडल है लोकल सॉल्यूशंस का। लोकल सॉल्यूशंस का एक और मॉडल उन्होंने दिया, जैसे आइस स्तूपा उन्होंने बनाया। ठीक है, तो आइस स्तूपा क्या, वहां के जो वाटर के प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स हैं, वो आइस का ऐसे बड़ा बड़ा स्तूप बना लेते हैं, तो क्या होता है कि वो पिघलता नहीं है क्योंकि इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, वैसे अलग अलग पड़ी रहेगी, स्नोफॉल जो है अलग अलग पड़ रहेगा, वो पिघल जाएगा, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो जब वो पिघलता है गर्मियों में, तो वो एक तरीके से फ्रेश वाटर का सोर्स बन जाता है। तो इस तरीके से लोकल सॉल्यूशंस, लोकल इनोवेशन हम लोगों को करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग क्या होंगे, एनर्जी एफिशिएंट होंगे, तब हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को बचा सकेंगे। यही 4 पॉइंट है एनर्जी सिक्योरिटी के। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सरकार क्या कर रही है, देखो, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, कई बार हम लोग न्यूज़पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनती है, क्लीन एनर्जी से किया गया इलेक्ट्रोलाइसिस ग्रीन हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, क्लीन एनर्जी से यानी कि जो एनर्जी क्लीन यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्स से बनी हो, सोलर, विंड, न्यूक्लियर, है ना, बायोगैस, उससे बनी हो। ठीक है, 2023 से ये चल रही है। टारगेट क्या है, 5 मिलियन मीट्रिक टन हमको ग्रीन हाइड्रोजन बनानी है बाय 2030, 5 मिलियन मीट्रिक टन। और इंडिया को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाना है और एक्सपोर्टर बनाना है ग्रीन हाइड्रोजन का। ठीक है, अब इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि एनर्जी सॉल्यूशन है, ये एक तरीके से बहुत सारी ऐसे इंडस्ट्रीज में हेल्प कर सकता है जो जिनके अंदर पॉल्यूशन कम करना बहुत मुश्किल है, जैसे स्टील है, सीमेंट है, हैवी हैवी ट्रांसपोर्ट है, रिफाइनरीज है, शिपिंग है, इनके अंदर बहुत मुश्किल है पॉल्यूशन को कम करना। तो ग्रीन हाइड्रोजन का यूज करके हम इनके अंदर भी क्या कर सकते हैं, पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। मेजर कंपोनेंट याद रखेंगे, साइट। साइट क्या है, स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन। स्ट्रेटेजिक इन्वेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंदर साइट प्रोग्राम है, जिसके अंदर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन के अंदर इनोवेशन करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है। अब देखो, केवल ग्रीन हाइड्रोजन नहीं होती है, ग्रे हाइड्रोजन भी होती है। ग्रे हाइड्रोजन क्या होती है, जो नेचुरल गैस और मीथेन से बने। कैसे बनती है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग इसका प्रोसेस होता है, और इसमें H2O बहुत ज्यादा निकलती है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है ये। ठीक है, CO2 सॉरी। तो मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो हाइड्रोजन है आज के टाइम पे, वो है ग्रे हाइड्रोजन। कौन सा, ग्रे हाइड्रोजन। ठीक है, उसके बाद ब्लू हाइड्रोजन होता है। ब्लू हाइड्रोजन में यही प्रोसेस है, बस इसके अंदर क्या लगा दिया है, CCUS यूनिट लगा दिया है, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज यूनिट लगा दिया है, तो ये ब्लू हाइड्रोजन बन गई है। तो इसके अंदर कार्बन एमिशन थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन जीरो कार्बन एमिशन, किससे बनता है, रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से बनता है, वाटर का यूज करके उसका हाइड्रोजन का एलिमेंट और हाइड्रोजन का एटम और ऑक्सीजन का एटम अलग करके हाइड्रोजन को कलेक्ट करके ग्रीन हाइड्रोजन की तरह हम उसको यूज कर सकते हैं, ईंधन की तरह। ठीक है, इसके अलावा ब्राउन हाइड्रोजन होता है, जो कि कोल के गैसिफिकेशन से बनता है। कोल के गैसिफिकेशन से ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग है, हाईली पॉल्यूटिंग है। ठीक है, ब्राउन कोल से बनता है, लिग्नाइट से, जो लिग्नाइट कोल होता है। और एक बनता है बिटुमिनस से। बिटुमिनस से बनेगा तो ब्लैक, और लिग्नाइट से बनेगा तो ब्राउन। ठीक है, लिग्नाइट थोड़ा सा आप देखोगे कोल, तो वो होता भी थोड़ा ब्राउन कलर का है, क्योंकि वो जो कोल बनता कैसे है, कोल कैसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर जो लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब गए थे, वो प्रेशर से और एनारोबिक रिएक्शन से वो कोल बन गए, है ना। जो पूरी तरह कोल नहीं बन पाया अभी, जो पूरी तरीके से काला नहीं हुआ, जो भी थोड़ा लकड़ी जैसा दिख रहा है, वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का कोल होता है, लिग्नाइट। ठीक है, 4 तरह के कोल होते हैं, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट और एक और होता है, मैं भूल गया।
वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ठीक है ना। तो तो इससे बनता है ब्लैक, ठीक है। पिंक हाइड्रोजन बनता है किससे, जब हम न्यूक्लियर एनर्जी से क्या करें, इलेक्ट्रोलाइसिस करें। तो ये भी कैसा है, लो कार्बन एमिशन वाला है, ठीक है, न्यूक्लियर बेस्ड। फिर पर्पल में भी हम लोग न्यूक्लियर न्यूक्लियर से ही करते हैं। और इन दोनों के अंदर अंतर ये क्या है कि इसके अंदर वाटर और न्यूक्लियर यूज करते हैं, इसके अंदर केवल न्यूक्लियर यूज करते हैं। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है पिंक के ही, ठीक है, लो कार्बन, पिंक और पर्पल, बस थोड़ा सा अंतर है इनके बीच में। येलो जब हम सोलर का यूज करें, सोलर सन येलो होता है, तो येलो येलो उससे क्या निकलेगी, येलो हाइड्रोजन निकलेगी, ठीक है। जब हम मीथेन का यूज करें, मीथेन को एज एनर्जी सोर्स यूज करें तो क्या होगा, तो उसको बोलेंगे टर्कॉइस, ठीक है, टर्कॉइस हाइड्रोजन। फिर जो नेचुरली मिल रही है वो व्हाइट हाइड्रोजन है, ठीक है, जो नेचुरली कहीं पे डिपॉजिट मिल गया, तो उसको नेचुरली अगर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो क्या है, व्हाइट हाइड्रोजन है। अब उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि वो कार्बन एमिशन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके अलावा है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इसके लिए जो रूफटॉप के ऊपर जो हमारे वो लगती हैं सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, 2024 में लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना है, पीएम कुसुम भी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेंगे, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, कुसुम उत्थान महाअभियान, ठीक है। तो इसके अंदर 34,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी बनाने का टारगेट है हमारा, ठीक है। इसके अलावा है एक सौभाग्य स्कीम, सौभाग्य स्कीम किस लिए है, सौभाग्य है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जो सभी घरों में कनेक्शंस लगवाए थे मोदी जी ने, आते ही बोला था ना कि सभी घरों में कनेक्शंस लगेंगे बिजली के, तो उसके लिए सौभाग्य योजना। अगर आपका सौभाग्य होगा तो आपके हाउस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा। तो उसका फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो हर घर पहुंचानी है तो ये याद रखना आसान है कि सहज कहां से पहुंचानी है, तो सहज बिजली पहुंचाएंगे कैसे, हर घर, ठीक है। सौभाग्य, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिसके बारे में आर्टिकल के अंदर बात की थी ना कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी तो जरूरी है, उसके लिए ये योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी के लिए है, आप लोगों को मालूम ही है ये वाली योजना, तो ठीक है। इसके अलावा है रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, आरडीएसएस। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम्स जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए है रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ठीक है। एग्रीगेटेड टेक्निकल एंड कॉमर्शियल लॉसेस जो हैं, जो एग्रीगेटेड लॉसेस हैं, जो कॉमर्शियल वैसे हैं लॉसेस जो बिजनेस की वजह से नहीं हुए हैं, किसी कारणवश सरकार की योजना की वजह से या किसी उसकी वजह से हुए, तब सरकार क्या करेगी, इसके अंदर उनको कंपनसेट करेगी। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी दोनों का मिला भगत ये प्रोग्राम है, मिली भगत का प्रोग्राम है ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर करेंगे ट्रांसमिशन, अच्छा इसके अंदर ट्रांसमिशन है रिन्यूएबल एनर्जी जो है, उसके लिए जैसे हम लोगों ने 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था ना, जिसमें ये कह रहे थे कि अभी हमको नए पावर सोर्सेज की नहीं, ट्रांसमिशन की जरूरत है, उसी के लिए ये योजना है। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है, गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है, कर्नाटका के अंदर विंड एनर्जी बहुत ज्यादा बनती है। तो वहां से जो जहां पर यूज हो रही है बिजली, वहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांजिशन लाइन बिछाने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बना रही है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, बीईएसएस वीजीएफ स्कीम है, वायबिलिटी गैप स्कीम है ये। वायबिलिटी गैप स्कीम मतलब मान लो आपको आप जो बैटरी लगा रहे हैं, उस बैटरी को लगाने का कॉस्ट आ रहा है 100 रुपए, सपोज कितना आ रहा है, 100 रुपए, और उससे जो एनर्जी आप स्टोर कर पा रहे हैं या उससे जो आप इकोनॉमिक फायदा ले पा रहे हैं वो 60 रुपए का है, तो 40 रुपए कौन देगा, 40 रुपए गवर्नमेंट देगी इस स्कीम के तहत। बीईएसएस वीजीएफ, वीजीएफ क्या होता है, वायबिलिटी गैप फंड, वायबिलिटी गैप फंड, वायबिलिटी गैप मतलब जो ओरिजिनल मार्केट से इस स्कीम को चलाने के लिए, इस काम को करने के लिए
किसी भी काम के लिए VGF दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए दिया जा रहा है? बैटरी स्टोरेज के लिए। तो बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी अगर कोई बढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? वायबिलिटी गैप फंड से पैसा मिलेगा अप टू 40%। ये नहीं कि आपने 100 रुपए का लगाया और आप कह रहे हो कि मेरे को तो 20 ही रुपए का फायदा हो रहा है, 80 रुपए चाहिए सरकार से, सरकार तब भी 40 ही देगी, ठीक है। तो 40% ऑफ कैपिटल कॉस्ट, जितना कैपिटल कॉस्ट आया उसका 40% तक गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है। इसके अलावा पीएम ई ड्राइव। ई ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट। इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए कौन सी स्कीम है? पीएम ई ड्राइव स्कीम है, ठीक है। ये अभी कुछ एग्जाम में पूछी भी गई है, पीएम ई ड्राइव स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव का क्या आ रहा है? रिवॉल्यूशन आ रहा है। सरकार क्या चाहती है? कि हम ईवी पे शिफ्ट हो जाएं, है ना। तो क्योंकि सरकार के लिए भी अच्छा है, सीएडी घटेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत घट जाएगा, है ना। लेकिन तब भी एनर्जी बनाने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ चाहिए, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। तो ये सारी चीजें कैसे फेज वाइज होती है, ठीक है। तो पीएम ई ड्राइव क्या है? इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन चाहते हैं इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, इनोवेटिव व्हीकल के एनहेंसमेंट में। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल, और उसके लिए एक है फेम स्कीम। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए सिर्फ, और हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ये इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट, ठीक है। अब क्या चल रहा है? फेम 2 चल रहा है अभी। 2015 में फेम 1 शुरू किया था, अभी चल रहा है फेम 2। फेम 2 के अंदर जो इलेक्ट्रिक बसेस है उसको, और 2 व्हीलर्स, कार्स, 3 व्हीलर्स, इन सबको इलेक्ट्रीफाई करने की बात है। फेम 1 के अंदर वो रेलवे ट्रैक्स और ये सब चीजें जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको इलेक्ट्रीफाई किया गया, और फेम 2 के अंदर इन सबको इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। तो इनके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये स्कीम। उसके अलावा पीएलआई स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी स्टोरेज। एडवांस्ड केमिस्ट्री, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम लिथियम आयन बैटरी में सारी चीजें स्टोर कर रहे हैं। इस टाइम कौन आना चाहता है? बहुत लेट। चलो इनका तो चलेगा। हम्म तो एडवांस केमिस्ट्री के अंदर क्या पीएलआई स्कीम है? इसके लिए, ताकि सेल बैटरी का स्टोरेज बढ़ाया जा सके। अभी हम लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, तो केमिस्ट्री का यूज करके क्या किया जा सकता है? एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स बनाई जा सकती हैं, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी स्टोरेज को सपोर्ट मिले। उसके अलावा इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम चल ही रहा है, आप लोगों को पता ही है कि आपकी स्कूटी में आजकल गन्ने का जूस थोड़ा सा मिला के डाल रही है सरकार। अरे गन्ने का जूस नहीं डाल रही है, इथेनॉल डाल रही है, ठीक है। वो याद रखने के लिए 20% क्या है? इथेनॉल है। उसके अलावा 85%, उसके अलावा 100% इथेनॉल तक जाने का सरकार का सपना है। बायोफ्यूल पॉलिसी के अंदर आता है। तो इथेनॉल क्या है? बायोफ्यूल है, और उसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी कि बायोफ्यूल ये हालांकि वहीकुलर पॉल्यूशन सिटीज के अंदर हो सकता है कम कर दे, लेकिन जहां पर इथेनॉल की यूनिट लग रही है, जहां पर इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उस जगह की तो पूरे एनवायरमेंट का सत्यानाश कर ही दे रहा है। उसके ऊपर रिपोर्ट भी मैंने आप लोगों को बताई थी, यूट्यूब के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई है किसी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट ने, ठीक है। तो वहां मेघालय के अंदर एक यूनिट है, तो वहां पर गया, तो वहां पर आसपास के पेड़ों के ऊपर मोटी मोटी परत जमी हुई है कार्बन की। तो बहुत ही खराब हालत है उस जगह की जहां पर ये प्लांट्स लग रहे हैं, है ना। हालांकि दावा सरकार का है कि इट विल हेल्प रिड्यूस वहीकुलर एमिशन। व्हीकल के अंदर जो एमिशन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। क्या है सच्चाई, क्या है इसके पीछे? क्या वाकई में जो एमिशन है वो कम हो जाएगा? देखो, फ्यूल की एफिशिएंसी होती है जिसको हम ऑक्टेन वैल्यू बोलते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि आप इस वाले फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू इतनी है। कहीं कहीं मतलब कई लोग ऐड में बोलते हैं ऑक्टेन वैल्यू, वो कैस्ट्रोल वेस्ट्रोल के जो ऐड आते हैं ना उसके अंदर बोलते हैं। तो ऑक्टेन वैल्यू क्या होता है? ऑक्टेन वैल्यू से हमें पता चलता है कि वो इंजन को कितना स्मूथ चलाएगा। तो ऑक्टेन वैल्यू आपको जान के हैरानी होगी, इथेनॉल की ज्यादा है। इथेनॉल जो है वो आपके इंजन को ज्यादा स्मूथ चलाता है, लेकिन दिक्कत क्या है इथेनॉल के साथ? इथेनॉल
वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस वाटर के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि आपका जो जितना भी इंजन के अंदर रबड़ का सामान है वो गलने लगता है, वो खराब होने लगता है। और अगर आप नहीं चलाओगे, कुछ दिनों तक खड़े रखोगे अपने व्हीकल को, वो गन्ने का जूस डाल मतलब इथेनॉल डाल के, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जंग भी लग सकता है। ठीक है, तो वो खतरा है उसके साथ। और जब वो जंग लगेगा तो आप उसको चलाओगे, उसके बाद तो क्या होगा, आपके इंजन को क्लॉग कर देगा, इंजन बंद हो जाएगा। क्या कहोगे, सरकार ने इथेनॉल मिला दिया मेरी गाड़ी में। अरे रोज चलानी है वो, ठीक है, वो डलवा के फिर रोज चलानी भी है, खड़ी नहीं रखनी है। ठीक है, तो पेट्रोल डलाना मतलब वो इथेनॉल डलाना ना डलाना सरकार के हाथ में है। उसके लिए योजना याद कर लो बस। ठीक है, क्या नाम है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। तो बायो एनर्जी क्या होती है, जैसे जो वेस्ट है, स्लज है, जो सीवेज स्लज है, या जो काउ डंग है, या फिर जो भी बायो जो भी फूड है हमारा, जो भी क्या हो सकता है, बायोडिग्रेड हो सकता है, उससे हम क्या बना सकते हैं, बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो बायोफ्यूल के लिए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम, इसके बारे में अभी कुछ दिन पहले आर्टिकल छपा था, हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया था कि किस तरीके से एनारोबिक कंबशन करके बायोफ्यूल बनाया जाता है। याद आ रहा है ना? आप लोगों की आंखों में दिख रहा है कि याद नहीं आ रहा आपको। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले आया था। इसके अलावा एक है ये सतत स्कीम। सतत स्कीम क्या है, सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इसके लिए भी, ये किसके लिए है, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए। कंप्रेस्ड बायोगैस, एग्रीकल्चर वेस्ट, कैटल डंग, म्युनिसिपल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये वेस्ट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है बायोगैस, और साथ में एनर्जी ट्रांजिशन में भी हेल्प करता है। तो बायोगैस अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा देखो एक ये है, द केस फॉर बिल्डिंग इंडियाज कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी। अभी हमने पढ़ा कोल केमिस्ट्री कितनी खतरनाक है। खतरनाक है ना कोल केमिस्ट्री? क्यों है खतरनाक? कोल से जो भी चीजें बन रही है कैसी हैं, ज्यादा कार्बन को एमिट करने वाली हैं। अब देखो सरकार ने क्या किया, India should build a strong coal chemistry capability to reduce dependence on imported energy, especially LPG and crude-linked products. The article argues that during external shock like Strait of Hormuz, India survived because its refineries had flexibility and technical capability. ठीक है? Now similar capability is needed in coal chemistry. कह रहे हैं coal chemistry के अंदर भी हमको similar कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी, और हमको क्या करना पड़ेगा, कोल गैसिफिकेशन करके डाई मिथाइल ईथर बनाना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए। क्या है, डाई मिथाइल ईथर। ईथर, अब ये केमिस्ट्री जब हम लोग जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको। फिलहाल इसका जो स्ट्रेटेजिक और जो एनवायरमेंटल फायदा नुकसान है वो देखेंगे। हाँ, ईथर क्रिप्टो करेंसी भी है। ये वो वाला ईथर नहीं है, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, ये उस तरह का केमिकल कंपाउंड है। डाई मिथाइल ईथर। डाई मिथाइल यानी कि मिथेन के दो कंपाउंड होंगे, ईथर का एक कंपाउंड होगा, तो उस तरीके से है ये डाई मिथाइल ईथर। ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, इंडिया हैज अप्रूव्ड स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल लिग्नाइट। हाईएस्ट, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन करने वाला है, अभी ऊपर पढ़ा हमने, कौन सा हाइड्रोजन बनता है उससे, ब्राउन हाइड्रोजन। लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड 37,500 करोड़। एक और स्कीम है, ये भी याद रखना, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ सरफेस कोल, यानी कि लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, तो सरफेस कोल के गैसिफिकेशन के लिए टारगेट क्या है, 100 मिलियन टन ऑफ कोल गैसिफिकेशन एनुअली करना है बाय 2030। 100 मिलियन टन। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का आप लोगों को पता ही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो हम लोगों को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी खतरे में दिखाई दी। तो हमने क्या किया, हमने उसको डाइवर्सिफाई किया अपनी एनर्जी नीड्स को, जो हमारा एनर्जी इंपोर्ट है। हमने अमेरिका से भी खरीदा, एटलांटिक बेसिन से भी, वेस्ट अफ्रीका से भी खरीदा, जितने भी नॉन हॉर्मुज डिपेंडेंट रूट्स हैं वहां से हमने ऑयल खरीदने की कोशिश की। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में कह रहे हैं कि हम क्यों सर्वाइव कर पाए। हम सर्वाइव कर पाए इस आपदा को क्योंकि इंडिया की जो रिफाइनरीज हैं वो टेक्निकली फ्लेक्सिबल हैं। टेक्निकली फ्लेक्सिबल होने का मतलब
हम लोगों ने एक दिन डिस्कस किया था कि 4 तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, स्वीट हैवी, सार हैवी, स्वीट लाइट, सार लाइट। स्वीट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सल्फर होता है। और साल्ट सॉल्ट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर सल्फर नहीं होता। हैवी किसको बोलते हैं? जैसे वेनेजुएला का हैवी है। हैवी मतलब वो एकदम गाढ़ा गाढ़ा मिट्टी, वो कीचड़ जैसा होगा। और जो लाइट होगा वो थोड़ा सा बहने वाला होगा, उसकी बहने वाली प्रवृत्ति होगी, तो उसको रिफाइन करना आसान होता है। जो हैवी होता है उसको रिफाइन करना मुश्किल होता है, और जिसके अंदर सल्फर होता है उसको रिफाइन करना और मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज है वो फ्लेक्सिबल है, क्योंकि एक जमाने में हमने वेनेजुएला से भी बहुत तेल लिया, वेस्ट एशिया से भी बहुत तेल लिया, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी लिया, रशियन क्रूड ऑयल भी लिया, हमने सब पूरी दुनिया से क्रूड ऑयल ले रखा है। अभी भी हम 40 से ज्यादा देशों से क्रूड ऑयल मंगाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारे पास स्किल्ड इंजीनियर्स थे, इसलिए हम लोग क्या कर पाए, उस आपदा में अपना काम करते रह पाए। ठीक है, एबिलिटी टू प्रोसेस डिफरेंट क्रूड टाइप्स, अभी ये डिस्कस कर ही लिया। स्ट्रॉन्ग रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी। ठीक है, वाई कोल केमिस्ट्री मैटर्स। ठीक है, कह रहे हैं कि इंडिया को भाई, हम कितने भी कैपेबल हो, क्रूड ऑयल करना तो इम्पोर्ट ही पड़ता है, नेचुरल गैस एलपीजी करनी तो हमको इम्पोर्ट ही पड़ती है, मंगानी तो बाहर से ही पड़ती है। ठीक है ना, तो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ सबसे ज्यादा, लगभग दुनिया का सबसे ज्यादा कोल रिजर्व है, बट इंडिया हैज ह्यूज डोमेस्टिक कोल रिजर्व। तो ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि हमें कोल गैसिफिकेशन, कोल केमिस्ट्री की तरफ क्या करना चाहिए, थोड़ा सा काम करना चाहिए। कोल गैसिफिकेशन कैसे होगा? कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस है जहां पर कोल को सिन गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। सिन गैस क्या होता है? सिन गैस के अंदर मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। ठीक है, मीथेन कभी कभी होती है, रेयर केसेस में, लेकिन मीथेन कभी कभी होती है। और यूज क्या हो सकता है? तो यूज हो सकता है, इससे हम मिथेनॉल बना सकते हैं, डीएमई डाई मिथाइल ईथर बना सकते हैं, फर्टिलाइजर बना सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं, केमिकल्स, और कई जगहों पर, पूरी जहां पर भी एनर्जी की नीड है वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रेडिशनली जैसे हम कोयला जला के उससे एनर्जी बना रहे हैं, किससे? थर्मल पावर प्लांट के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है? उससे कार्बन बहुत ज्यादा इमिट हो रहा है ना। उससे क्या हो रहा है? कोल इज बर्न डायरेक्टली फॉर हीट और इलेक्ट्रिसिटी। मोर कन्वेंशनल मेनली पावर जनरेशन इसका काम है। वहां पर हम लोग उससे केमिकल बनाएंगे, फर्टिलाइजर्स भी बनाएंगे, उससे बहुत सारी चीजें बनेंगी, गैस बनेगी। सिन गैस से हम लोग एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो वहां पर क्या है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है ज्यादा। ठीक है, तो अब देखो ये डाई मिथाइल ईथर है क्या? डाई मिथाइल ईथर सरकार चाहती है कि आपकी एलपीजी में मिक्स कर दें, क्योंकि एलपीजी में मिक्स हो जाता है। तो 20%, जैसे आपके में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया है, तो सरकार चाहती है डीएमई को 20% एलपीजी के अंदर मिलाया जाए। जिससे क्या हो? जिससे कि लगभग 34,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा इस 20% मिलाने से, क्योंकि हम लोग जो एलपीजी को इंपोर्ट कर रहे हैं उस इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा 34,000 करोड़ तक। ठीक है, तो 6.3 मिलियन टन ऑफ एलपीजी इंपोर्ट करते हैं हम लोग पूरे साल में, जो कि बहुत ज्यादा है, वो कम होगा थोड़ा सा। ठीक है, इंडिया कोल एडवांटेज, हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा कोल लेके बैठे हुए लगभग दुनिया के अंदर, है ना। सीएसआईआर का याद रखेंगे, काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो रिसर्च के अंदर, जो कोल गैसिफिकेशन के रिसर्च के अंदर काम कर रही है। लेकिन इसके अंदर ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ रिसर्च से नहीं होगा, इसको हमें इंडस्ट्री लेवल के ऊपर प्रोडक्शन के अंदर लाना पड़ेगा, तब इसका कुछ फायदा मिलेगा। उसके लिए गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए और इंडस्ट्री सपोर्ट चाहिए। ठीक है ना, तभी ये काम हो पाएगा। कंसर्न्स एंड चैलेंजेस हमने देख लिया, एनवायरमेंट कंसर्न्स है, इसके साथ कोल के साथ कार्बन सर्जित होगा, उसको हम लोग स्टोर कर पाएंगे, कैप्चर कर पाएंगे, देखते हैं उसको। हाई ऐश कंटेंट, इंडिया के अंदर जो कोल है उसके अंदर ऐश बहुत ज्यादा है, ऐश कंटेंट ज्यादा है, तो ये हमारे लिए एक डिफिकल्ट टास्क होगा टेक्निकली, है। हाई कैपिटल कॉस्ट, जो कोल गैसिफिकेशन का प्लांट लगता है वो बहुत महंगा लगता है, तो शुरुआत में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। टेक्नोलॉजी गैप है, आर एंड डी के अंदर अभी इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता नहीं है ना। 0.6% ऑफ जीडीपी हम लोग इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर? आर एंड डी के अंदर। अब मैं आपको बताऊं, कोल कोल केमिस्ट्री के अंदर लीडिंग कंट्री कौन है? कौन होगा? चाइना। चाइना लीडिंग कंट्री है कोल गैसिफिकेशन, कोल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चाइना हर जगह सबसे आगे है, कोई भी एक ना याद आए ना, चाइना मार दो, सबसे आगे पूछ रहा है, चाइना मार दो अच्छी चीजों में। ठीक है, और उन वालियों में नहीं, प्रेस फ्रीडम और उन सब में वो है नॉर्वे। हाँ, प्रेस फ्रीडम हो गया, पीस हो गया, उन सब वो सारे इंडेक्स में नॉर्वे है।
टेक्नोलॉजी में नहीं है चाइना, टेक्नोलॉजी में यूएस, जर्मनी, फ्रांस ये आगे हैं। मतलब जैसे अगर हम चिप फैब्रिकेशन की बात करें तो वहां पर है। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में सबसे आगे, चीजें बनाने में सबसे आगे, ठीक है, और रॉ मटेरियल पे कंट्रोल करता है, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट, बहुत ज्यादा पानी लगता है कोल गैसिफिकेशन में, इंडिया वैसे ही वाटर स्ट्रेस कंट्री है। वाटर अभी बैंगलोर के अंदर रिपोर्ट आएगी कुछ महीनों में पानी वहां का खत्म हो जाएगा, जो पीने लायक पानी है पोर्टेबल। मुंबई के अंदर अभी क्राइसिस हो गया था पानी का, दिल्ली के अंदर चलता ही रहता है, कभी पानी वो काला आता है, कभी सीवर का पानी आने लगता है नल के अंदर। तो वो बहुत सारी समस्या इंडिया के अंदर है ही पानी को लेके, एग्जीक्यूशन को लेके चैलेंजेस हैं, तो वो सारी चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं यस एंड नो, ये क्या कह रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, आप लोगों के 8th 9th क्लास के पॉलिटी की किताब में एक चैप्टर हुआ करता है पंचायती राज, याद है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? हाँ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, अच्छा क्या कहता है वो पंचायती राज, क्या होगा पंचायती राज के अंदर, क्यों है पंचायती राज? जी, ऑनलाइन में से कोई बताएगा? हाँ, क्यों गया था, वही पूछ रहा हूँ, क्यों बनाया गया था? जी, ऑनलाइन कोई बताएगा? लकी, याद आ रहा है पंचायती राज का चैप्टर, स्कूल में पढ़ा था? नो सर। नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। अनुष्का अग्रवाल, यस सर। जी आपको याद है पंचायती राज वाला चैप्टर? यस सर। क्या पढ़ा था उसमें, क्या क्यों बनाया गया पंचायती राज, क्यों लाया गया? सर डिसेंट्रलाइजेशन अमेंडमेंट, करने के लिए। क्या करने के लिए? सर डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ रूरल एरियाज में गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट सबके सिमिलर से जवाब है इसका, इससे पता चलता है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट है, अच्छा डेमोक्रेसी का मतलब ये है ना कि हम लोग अपनी अपने लिए खुद रूल बनाएं। और खुद रूल कैसे बनेगा? जब तक कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस नहीं होगा तब तक खुद रूल नहीं बना सकते। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नेंस मतलब लोकसभा है जो हमारे लिए लॉ बनाती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, पार्लियामेंट पूरी क्या करती है, लॉ बनाती है हमारे लिए, ठीक है। उसके अलावा फिर स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनाव जो होते हैं, मेयर वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट के नीचे फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, फिर उसके नीचे फिर वो ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है ग्राम सभा। ग्राम सभा में वहां के जितने भी वोटर होते हैं वो सब उस ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। वो सारे लोग क्या कर सकते हैं, ग्राम सभा के अंदर अपनी बात रख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये सीधे सीधे डायरेक्ट एंजॉयमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, ठीक है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट एंजॉयमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से किया गया। 3 टायर सिस्टम आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, 3 टायर सिस्टम लाया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट और म्युनिसिपल लेवल, और फिर ग्राम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत लेवल, है ना। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो ग्राम सभा आती है, उसके अंतर्गत अभी पिछली जो अब सरकार ने क्या किया कि वहां पर कंपलसरी कर दिया कि वहां की फोटोज अपलोड हो, चीजें ऑनलाइन हो, डिजिटाइज हो, है ना। तो उसके अंदर जो डिजिटाइजेशन का डेटा आया उससे ये पता चला कि भाई लोग ग्राम सभा में आ ही नहीं रहे, लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया ग्राम सभा में से। और क्यों इंटरेस्ट खत्म हो गया ग्राम सभा में से? इंटरेस्ट इसलिए खत्म हो गया लोगों का क्योंकि वहां पे लोगों की सुनी ही नहीं जा रही। डेटा बताता है कि केवल 4% समय लोगों की लोकल समस्याओं को सुनने के लिए लगाया गया, बाकी पूरा समय किस लिए लगाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने के लिए। जो फंड आया वो किस लिए लगाया गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने के लिए, जैसे जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत अभियान। तो ग्राम सभा जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करने के लिए ही है, तो फिर वो ग्राम सभा है क्यों?
ग्राम पंचायत को अगर यही करना है, लागू ही करना है, तो ग्राम सभा की जरूरत ही नहीं है। तो ग्राम सभा में लोगों की अटेंडेंस कम हो गई। ठीक है, तो इसी समस्या को इसके अंदर उठाया है। कह रहे हैं कि यार जब तक कि फंडिंग लोगों के हाथ में नहीं होगी तब तक उस डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का कोई फायदा नहीं है। विदाउट फाइनेंस गवर्नेंस इज इम्पॉसिबल। तो जब फाइनेंस ही नहीं है उनके हाथ में, फाइनेंस के लिए उनको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ ही देखना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड आता है उसको उन्हें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में ही सारा खर्च कर देना पड़ता है। जल जीवन मिशन में, स्वच्छ भारत मिशन में, तमाम सर्वेक्षण में, इसमें उसमें। तो फिर उनके हाथ में पावर क्या रह गई? तो पावर नहीं रह गई तो डिस्कशन भी कम हो गए। अब डिस्कशन कम हो गए, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो गया, लोगों ने वहां पे जाना बंद कर दिया ग्राम सभा के अंदर। तो ग्राम सभा की अटेंडेंस को लेके ये एक टॉपिक है जिसको आप लोग रीड कर लीजिएगा, अच्छा टॉपिक है। बाकी सारी चीजें यही हैं जो हमने अभी डिस्कस की, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी एज सच डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना चाहें तो 18 से 28% रेस्पोंडेंट साइटेड लैक ऑफ आउटकम। 18 से 28% कह रहे हैं कि आउटकम कम हो रहा है, और 13% टाइम लोकल इशूज के लिए, 4% में 13% है। 4% ऑफ टाइम इज स्पेंड डिस्कसिंग रेवेन्यू जनरेशन। तो रेवेन्यू जनरेशन पे केवल 4% ही समय खर्च किया गया। तो लोकल रेवेन्यू जनरेशन के ऑप्शंस वैसे ही गांव के अंदर बहुत कम होते हैं, उसके ऊपर भी समय नहीं है। तो ठीक है, ये धीरे धीरे सेंट्रलाइज्ड होता जा रहा है। जो हमारा डेमोक्रेसी है वो क्या होती जा रही है? सेंट्रलाइज्ड होती जा रही है। तो इसके अंदर सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि ग्राम सभा, फिर ट्राइबल राइट्स भी जुड़ते हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट जुड़ता है उसके साथ में। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर जो ट्राइबल्स हैं, जो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में आते हैं, हाँ 93, ठीक है। ये एक्ट, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 92 में आया था ना, तो 93 में ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो उसके अलावा देखो केवल वो ही नहीं है, ट्राइबल कंसेंट भी है। क्योंकि ट्राइबल्स, जब हम ट्राइबल्स की बात करते हैं तो वो शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 में प्रोटेक्टेड हैं। और शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोटेक्ट करता है उनको, वो इसलिए नहीं करता कि हम उनके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, वो इसलिए प्रोटेक्ट करता है क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं दे आर द एबोरिजिनल्स ऑफ इंडिया। वो ही असली आदि काल से रहते आए हैं भारत के अंदर, उनका ही पहला अधिकार है इसके ऊपर, इस देश के ऊपर, इस जमीन के ऊपर। तो जल, जंगल और जमीन, ये 3 चीजें हैं जो ट्राइबल्स की जो लिवलीहुड है उसका आधार है, जल, जंगल और जमीन। तो जल, जो जंगल के अंदर जो जल बह रहा है, जो नदियां बह रही है, उससे अगर कोई फिशरीज हो रही है तो उस पर अधिकार किसका है? ट्राइबल का। अगर जो प्रोटेक्टेड एरिया, जो शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के अंदर प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा जमीन से जो चीज उग रही है उस पर अधिकार किसका? कॉमर्शियलाइजेशन करना है उसका। लैंड यूज क्या होगा, लैंड एक्विजिशन को लेके क्या अधिकार है, ये सारे अधिकार किसके पास है? वहां की ग्राम सभा के पास है। तो जब ग्राम सभा की कंसेंट को ही वीटिएट कर दे रही है सरकार, खत्म कर दे रही है, वीटिएट कर दे रही है मतलब कि उसको डिप्लीट कर दे रही है, पतला कर दे रही है धीरे धीरे, उसकी कंसेंट केवल यस कहने में रह गई है, नो कहने का उसका अधिकार ही खत्म हो गया है। तो नो कहने का जब अधिकार खत्म हो जाएगा तो उस कंसेंट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जैसे कि हमने अभी देखा उसके अंदर सरकार ने जबरदस्ती कंसेंट लेने की कोशिश की ट्राइबल्स की, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में। अभी उसका केस चल रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर, है ना, ऐसा उसको लेके सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को लेके फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं और बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको पढ़िएगा जरूर। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया आर्टिकल है और वैसे भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कशन जो करते हैं ये तो करते ही हैं, इसके अलावा पढ़ते भी हो आर्टिकल्स जो मैं देता हूँ, जो जो कहता हूँ वो तो पढ़ते हो ना, इसको पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन जुडिशरी वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो एक फोटो, इस फोटो के अंदर ये कुछ लोग हैं जो सड़क पे चलते हुए जा रहे हैं, इनके आसपास बहुत सारा मलबा पड़ा है ना, और लग रहा है कि किसी वॉर जोन में ये लोग घूम रहे, या बहुत तेज कहीं भूकंप आ गया हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये वॉर जोन ही है ना? ये गाजा है। ठीक है, और अभी तक हम लोग गाजा को जो पढ़ते आए हैं, गाजा का कन्फ्लिक्ट जो पढ़ते आए हैं, वो हम लोग बेल्फर डिक्लेरेशन और अब्राहम अकॉर्ड और योम किपुर वॉर और 6 डेज वॉर
और 7 अक्टूबर 2023 का हमला, उसके बाद इजराइल का रिटेलिएशन और ड्रोन्स और मिसाइल्स और मिलिट्री, इन सब से पड़ता है। और किससे पड़ता है? साउथ अफ्रीका वर्सेस इजराइल के केस से पढ़ते आए हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का केस चल रहा है इजराइल के अगेंस्ट। लेकिन ये जो आर्टिकल है आज, ये आर्टिकल है वहां के रहने वाले लोगों के पर्सपेक्टिव से, वहां के पोएट्स, वहां के राइटर्स, ऑथर्स, वहां के आम नागरिक, वहां पे एक माँ और बेटे का जो रिश्ता है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये एक अलग पर्सपेक्टिव देता है हमको, किसका? गाजा कन्फ्लिक्ट का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों को इसमें किताबों के नाम याद रखने हैं, ऑथर्स के नाम याद रखने हैं। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमैनिटेरियन पॉइंट के ऊपर। क्या कह रहा है कि आजकल जो राइटर्स हैं गाजा के अंदर, वो लोग रियल लाइफ नरेशंस और पोइट्रीज, एसेज और मेमोरीज, रिपोर्टेज, पर्सनल अकाउंट्स, इन सब से क्या कर रहे हैं? अपना कंटेंट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि टू डॉक्यूमेंट, ये द आर्टिकल रिमाइंड्स अस दैट गाजा इज नॉट मियरली अ कॉन्फ्लिक्ट जोन, इट इज अ होमलैंड ऑफ पीपल whose houses, families, memories and daily lives have been broken by war. तो वॉर से केवल सीमाएं ही नहीं बदलती देशों की, लोगों के घर भी बदल जाते हैं, गिर जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं। परिवार में कोई मर जाता है तो वो परिवार अधूरा ही हो जाता है हमेशा के लिए। कोई किसी का बच्चा मर गया तो वो कभी वापस नहीं आ सकता है। ठीक है ना, और इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो सेंट्रल थीम क्या है इसकी? कह रहे हैं कि गाजा इज रिमेंबर्ड नॉट ओनली थ्रू मैप्स एंड बॉर्डर्स बट थ्रू स्टोरीज ऑफ मदर्स, चिल्ड्रन, पोएट्स, रिफ्यूजीज एंड ऑर्डिनरी सिविलियंस। कह रहे हैं द आर्टिकल शिफ्ट द डिस्कशन फ्रॉम मिसाइल टू मदर्स, टेरिटरी टू मेमोरी, स्ट्रेटेजी टू सर्वाइवल, जियोपॉलिटिक्स टू ग्रीफ, वॉर हेडलाइंस टू ह्यूमन लाइफ्स। तो जो हम लोग डिस्कस करते आए वो सारे पॉइंट इस आर्टिकल में नहीं है। क्या? मिसाइल, टेरिटरी, स्ट्रेटेजी, जियोपॉलिटिक्स, वॉर हेडलाइंस, यही सब पढ़ता है। कितने मर गए, कैसे मर गए, सीधी गोली चला दी छाती के ऊपर छोटे बच्चों के, तो ये सब पढ़ते आ रहे। इससे अलग भी वहां का पर्सपेक्टिव है जो वहां के राइटर दिखाते हैं। तो एक किताब का नाम याद रखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द स्टोरी ऑफ जेनोसाइड। द स्टोरी ऑफ जेनोसाइड फातिमा भुट्टो और सोनिया फलेरियो ने लिखी है। फातिमा भुट्टो और सोनिया फलेरियो। ठीक है, ये जो बुक है ये वहां के जो आम नागरिक हैं उनके पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। और इसके अंदर कोशिश की गई है कि कैसे उनकी मेमोरीज को अलाइव रखा जाए, कैसे उन लोगों ने, जिन लोगों के पर्सपेक्टिव से कहानी लिखी गई है, उन लोगों ने अपनी मेमोरीज को, अपनी यादों को अलाइव रखने की कोशिश की है थ्रू घर की चाबी। घर गिर गया लेकिन घर की चाबी अभी भी उस व्यक्ति के पास है, इस आशा के साथ कि एक दिन मैं इस चाबी से अपना घर फिर खोलूंगा। तो वो क्या है? वो मेमोरी है, या किसी लव्ड वन से रिलेटेड कोई मेमोरी उसने अपने पास रखी हुई है। तो उस तरीके की ये कहानी। ठीक है, फातिमा भुट्टो। The book shows that genocide is not only about death, it is also about the destruction of memory, home and belongings. तो वो जो belongings है वो छूट जाती है। तो बहुत ही मार्मिक सी कहानी है। ठीक है, सिविलियन सफरिंग्स के ऊपर। इसके अलावा है लेटर फ्रॉम गाजा बाय द पीपल फ्रॉम द ईयर दैट हैज बीन। फ्रॉम द ईयर दैट हैज बीन क्या है इसके अंदर? लेटर्स हैं। तो इसके अंदर क्या है? बेसिकली जो उस डिस्ट्रक्शन के अंदर फंसा हुआ एक इंसान है, वो जब ये सोचता है कि दिस मे बी माई लास्ट मैसेज, ये मेरा आखिरी चिट्ठी हो सकती है, और जब वो घर से निकलता है तो उसको नहीं पता कि वो जिंदा वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो उस पर्सपेक्टिव से ये स्टोरी लिखी गई है, बहुत ही बढ़िया। किसने लिखी है?
मोहम्मद अल जकजोक और मोहम्मद अल शैर, इन दोनों ने लिखी है, ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द बुक मेक्स गाजा स्पीक इन इट्स ओन वॉइस, नॉट एज अ हेडलाइन बट एज अ होम फुल ऑफ फियर, मेमोरी एंड होप, ठीक है। फिर एक बुक है अ हिस्टोरियन इन गाजा, ये जीन जीन पियरे फिलू ने लिखी है, FILIU, फिलियू, फिलियू, जीन पियरे फिलियू, ठीक है, और पब्लिशर कंटेक्स्ट। द इमोशनल पावर ऑफ दिस बुक लाइज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गाजा एज अ प्लेस वेयर इवन ह्यूमैनिटेरियन स्पेसेस डू नॉट फील सेफ। यानी कि हम लोगों ने जब न्यूज पढ़ी, मतलब हम लोगों ने ये भी पढ़ा साथ में कि रेड क्रिसेंट वालों के ऊपर गोली चला दी गई, तो जो ह्यूमैनिटेरियन स्पेसेस हैं वही सेफ नहीं है, जहां पर छोटे बच्चों को खाना दिया जा रहा है, मतलब खाने की इतनी कमी है, और वहां पर क्या किया जा रहा है, कैंप लगाया जा रहा है जिससे कि बच्चों को खाना दिया जा सके। तो वहां 10 साल के 12 साल के बच्चों के ऊपर और अपर बॉडी पे सीधे गोली चलाई गई, तो ये जेनोसाइड है। जब सेफ प्लेसेस भी सेफ ना बचे, ठीक है, तब है ये, तब लिखी गई है। द बुक गिव्स द सेंस ऑफ नाइटमेयर विद इन अ नाइटमेयर, तो इंसेप्शन हो गया। पीपल आर टोल्ड टू मूव टुवर्ड्स सेफ्टी बट द सेफ्टी इटसेल्फ बिकम्स अनसर्टेन। सेफ्टी ही अनसर्टेन, सेफ प्लेस है कहाँ, यही कोई जगह है ही नहीं जो सेफ है, तो मूव कहां करें। द बुक शोज दैट गाजा's tragedy is not only war but the feeling of being trapped with no truly safe place left, ठीक है। गाजा एज अ ट्रैप्ड स्पेस, क्या कह रहे हैं, कोलैप्स ऑफ नॉर्मल सिविलियन लाइफ, जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, जो लोग काम पे जा रहे थे, लोग शॉपिंग कर रहे थे, नॉर्मल लाइफ हमारे जैसी, जैसे हम तुम जी रहे हैं ऐसी ही लाइफ जी रहे थे 2023 से पहले वो लोग भी, है ना, वो पूरा कोलैप्स हो चुका है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स एंड बेसिक सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, उन सब के ऊपर इसराइल ने इतने बम गिराए हैं कि वो पूरा का पूरा चपटा हो गया है। और ऐसा नहीं है कि गाजा अंडर डेवलप्ड था, आप देखोगे गाजा की पुरानी फोटोज तो आपको दिखेगा कि ये तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, तो बहुत मॉडर्नाइज था गाजा। फियर इवन इन सो कॉल्ड सेफ जोन्स, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, और सबसे बड़ी बात अबेंडनमेंट बाय द वर्ल्ड। दुनिया ने गाजा को उसके हाल पे छोड़ दिया। कोई ह्यूमैनिटेरियन के नाम पे हम कह तो रहे हैं, UN की रिपोर्ट तो आई है कि वहां पे जेनोसाइड हो रहा है, लेकिन उस जेनोसाइड को रोकने के लिए UN कर क्या रहा है, अभी तक पीस कीपिंग फोर्सेस आई क्यों नहीं। अगर यही काम एरिजोना में हो रहा होता, कनाडा में हो रहा होता, तो क्या UN अभी तक चुप बैठा होता, अभी तक नाटो की फोर्सेस चुप बैठी होती, नहीं बैठे होती। तो अबेंडनमेंट बाय द वर्ल्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस टाइम, ठीक है। इसके अलावा एक हीबा अबू नाडा के बारे में इसके अंदर बात की गई है। हीबा अबू नाडा क्या है, ये पोएट है, और इनकी भी अक्टूबर 2023, सितंबर 7 2023 को वॉर शुरू हुई, और अक्टूबर 2023 में इनकी एयर स्ट्राइक में मृत्यु हो जाती है। इन्होंने इन्होंने एक पोयम लिखी है, आई ग्रांट यू रिफ्यूज। तो ये कह रहे हैं कि गाजा इज नॉट ओनली अ टेरिटरी, इट इज मेमोरी, ग्रीफ, आइडेंटिटी एंड सर्वाइवल। अ होमलैंड इज नॉट जस्ट लैंड, it is the emotional geography of the people. When a child dies in war, the loss is not only personal, it is failure of humanity. पूरी humanity का failure है। The article reminds us that behind every war statistics, there is a name, a family, and a unfinished life. और ये है इनकी लिखी हुई इंग्लिश ट्रांसलेटेड आई ग्रांट यू ग्रीफ, आई ग्रांट यू रिफ्यूज, ठीक है। इसके अंदर ये कहते हैं कि अच्छा, इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया उसको भी देख लेते हैं। हुडा फखरुद्दीन, हुडा फखरुद्दीन ने इसका ट्रांसलेशन किया इंग्लिश के अंदर। ठीक है ना, आई ग्रांट यू रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी कि प्रोटेक्शन, यानी कि शरण, आश्रय। आई ग्रांट यू रिफ्यूज इन इनवोकेशन एंड प्रेयर, अपनी प्रेयर्स। आई ब्लेस द नेबरहुड एंड द minaret to guard them from the rocket, from the movement. It is a general's command until it becomes a raid.
I grant you and the little one's refuge, the little one who change the rocket's course before it lands with their smiles. I grant you and the little one's refuge, the little ones who asleep like chicks in a nest. They don't walk in their sleep towards dreams. They know death lurks outside the house. Their mother's ears are now doves, following them, trailing behind every coffin. I grant the father refuge, the little one's father who holds the house upright. When it tilts after the bombs, he implores the moment of death. Have mercy, spare me a little while. For their sake, I have learned to love my life. Grant them a death as beautiful as they are. ये अपने बच्चों के लिए डेथ मांग रहा है इसके अंदर कह रहा है कि अ, इतनी इतनी दया करो मेरे ऊपर स्पेयर मी अ लिटिल वाइल फॉर देयर सेक उनके लिए मैंने जीना सीखा है तो जो मौत देना वो खूबसूरत देना जितने खूबसूरत वो हैं उतनी ही ठीक है आई ग्रांट यू रिफ्यूज फ्रॉम हर्ट एंड डेथ रिफ्यूज इन द ग्लोरी ऑफ आवर सेज हेयर इन द बेली ऑफ द वेल मेटाफर है जब आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस कर रहे हो आप वहां से निकल नहीं सकते हो तो उसको बोलते हैं बेली ऑफ द वेल हेयर इन द बेली ऑफ द वेल आवर स्ट्रीट्स एक्सल्ट यानी कि प्रेज करना प्रेज गॉड विद एवरी बॉम्ब हमारी जो जनता है वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है हर एक बॉम्ब के साथ दे प्रे फॉर द मॉस्क एंड द हाउसेस एंड एवरी टाइम द बॉम्बिंग बिगिंस इन द नॉर्थ आवर सप्लीकेशंस राइज इन द साउथ सप्लीकेशंस मतलब प्रेयर्स प्रेयर्स जो अगर नॉर्थ में बम गिर रहे हैं तो साउथ में हम लोग प्रेयर कर रहे हैं कि ऐसा ना हो लोग सुरक्षित रहें उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं आई ग्रांट यू रिफ्यूज फ्रॉम हर्ट एंड सफरिंग्स with words of sacred scripture. I shield the oranges from the sting of phosphorus. ये भी मेटाफर है मेटाफर की तरह यूज किया गया है and the shades of cloud from the smog. I grant you refuge in knowing that the dust will clear and they who fell in love and died together will one day laugh. तो अंत में तो वो लोग हंसेंगे ही आप लोगों के ऊपर जो बम गिरा रहे हैं उनके ऊपर ठीक है ना तो इन कन्फ्लिक्ट जोन पोइट्री बिकम्स बोथ अ क्राई अ पेन एंड एन एक्ट ऑफ इमोशनल रेजिस्टेंस यहीं पे हमारी कक्षा का समापन होता है बहुत